नॉमेनक्लेचर ऑफ, इसी में वर्ण से डेरिवेटिव इसको जस्ट कराने के बाद जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले मैं वही कराऊँगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। पहला इसमें होता है क्या है, ये सब पीडीएफ में होगा इसलिए मैं बोल दे रही हूँ बस। पहला है कि इसमें आपको ज़रूरी क्या है कि कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट। सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, जो हमारा कैटायंस होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। जो दूसरा हम काम करते हैं वो कहता है द सेंट्रल मेटल आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ डिनोटेड बाय द रोमन नंबर। जैसे कभी हमने किसका निकाला, Fe का निकाला हमने, +2 निकाला तो हमने इसको ऐसे प्रेजेंट किया। दूसरे में हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल होता है उसका, तो जो सेंट्रल मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उसको रोमन में लिखते हैं। तीसरा काम हम क्या करते हैं, द लिगेंड्स नेम आर फर्स्ट। जो लिगेंड्स होता है जैसे NH3 है, NH3 का 4 है, तो हम इसको क्या करेंगे, टेट्रा अमीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन या अमाइन, जो भी आप बोलते हैं, टेट्रा अमीन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के जस्ट बाद ही हम क्या करेंगे, उसके बाद जो लिगेंड्स लगा हुआ उसको लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, एनायन लिगेंड्स नेम दैट इन आइड। जो एनायन होगा जैसे क्लोरीन के लिए है तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, आइड लिखेंगे। जो एनायन होगा उसके लिए हम आइड लिखेंगे, आर चेंज टू आइट, आइट की जगह पे, ठीक है, आर चेंज टू ईटो। एनायन लिगेंड्स नेम दैट इन आइड। अगर कोई भी एनायंस, क्लोराइड ही आयन है, कोई भी जो भी एनायंस है, फिर से समझिए, कोई भी क्लोरीन, जैसे क्लोरीन है, इसके लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए आइड लगाते हैं, आइड लगाते हैं ना। तो इसको चेंज करेंगे किससे, 2O आइट आर चेंज टू आइटो एंड 8 आर चेंज टू ईटो, ठीक है। आइट आर चेंज टू ईटो और 8 आर चेंज टू एंड ईटो आर चेंज टू एटो, ठीक है। आई जैसे कि आइट होगा उसको हम किस में लिखेंगे, आइट को ईटो, ठीक है, और 8 को ATE को ATO, एटो से। नेक्स्ट जो होगा वो होगा कि द अनमॉडिफाइड नेम इज़ यूज फॉर मेनी लिगेंड्स दैट आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो अनमॉडिफाइड नाम होगा उसके लिए यूज फॉर मेनी लिगेंड्स दैट आर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके लिए हम अनमॉडिफाइड नेम का यूज़ करेंगे। जो नेक्स्ट होगा वो होगा पॉजिटिव ग्रुप्स आर टर्मिनेटेड बाई EM। फॉर एग्जांपल हमारा निकल गया NH2 NH3 प्लस, इसके लिए हम क्या यूज़ कर देंगे, NH3। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हाइड्राजीनियम, ठीक है, EM शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि व्हेन देयर आर मल्टीपल लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा आर यूज्ड टू indicate the number of ligands of that type. And exceptions occurs when the name of the ligands contain a number, as in the ethyl एनिडामाइन, जैसे एथिल एनिडामाइन है तो उसके लिए EN यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, EN। EN का फुल फॉर्म क्या होता है, एथिल एनिडामाइन। आप ये भी लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, EN है, आपके PDF में मिल जाएगा, इसको इसका नाम भी याद कर लीजिएगा। आपको इसके भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसी में हमारा एक आ गया जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है आपको भी तो याद ही होगा, EDTA है। EDTA का भी हम बहुत यूज़ करते हैं। EN तो हमने अभी देख लिया। इसी तरीके से EDTA है। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, एथिलीन, इसका फुल फॉर्म होता है E फॉर एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, डाइअमीन
टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। अब और क्या इम्पोर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर हो ही गया, नॉमेनक्लेचर हो ही गया। तो क्या करते हैं कि मतलब जब इस तरीके से कोई लिगेंड्स लगे होते हैं तो उनका नाम हम इस तरह, अब पूरा ना लिख के ADTA EN इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि इफ़ एनाइन इज़ कॉम्प्लेक्स मेटल इज़ फॉलोड बाय द 8, तब उसके केस में क्या करते हैं। लेड के लिए जैसे कि मान लो कि आर्गन यूज हुआ है, ठीक है, आर्गन यूज हुआ है तो आर्गन के लिए क्या लिखेंगे, ऑरेट लिखेंगे गोल्ड के लिए, ठीक है। जिंक के लिए जिंकेट लिखेंगे, टिन के लिए स्टेनेट लिखेंगे, सिल्वर के लिए आर्जिनेट लिखेंगे, लेड के लिए प्लम्बेट लिखेंगे, अगर पीबी होगा ना पीबी तो उसके लिए प्लम्बेट लिखेंगे। इसी आयरन के लिए फेरेट लिखेंगे, गोल्ड के लिए सॉरी, गोल्ड और आयरन दोनों अलग अलग हैं, इससे मेरे से गलती हो गई तो आप गलती नहीं करेंगे। गोल्ड के लिए ऑरेट लिखेंगे, आयरन के लिए फेरेट लिखेंगे, एल्युमिनियम के लिए एल्यूमिनेट लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी एम्बीडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स, लिगेंड से तो होगा ही। तो अ कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी पॉलीन्यूक्लियर इफ इट कंटेन्स 2 or more metal ions. The prefix mu denotes the bridging ligands that connect the two metals atom. अगर दो मेटल्स एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल अगर दो होंगे तो वहाँ ब्रिजिंग एलिमेंट मतलब यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कैन बी कनेक्टेड वाया द डिफरेंट एटम, वो हमारा क्या हो जाता है, एम्बीडेंटेड जो लिगेंड होता है वो डिफरेंट एटम्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। जैसे NO2 हो गया, ONO हो गया, जो लिगेंड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली प्लेस्ड होते हैं आफ्टर मेटल्स, बट पहले क्या होता है, नेगेटिव लिगेंड्स होता है, देन न्यूट्रल, देन पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, वर्नर्स थ्योरी। क्या है वर्नर्स थ्योरी? वर्नर्स थ्योरी क्या है? जो वर्नर्स होता है ना, वर्नर्स इस थ्योरी के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स एंड केम टू द कंक्लूजन दैट द मेटल इज कॉम्प्लेक्सेस हैज़ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वैलेंसी। जो मेटल्स होते हैं ना उनके पास 2 वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या आयन डिटरमाइन द प्राइमरी वैलेंसी। अब उस वो जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। जैसे कि जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लिया यहाँ पे K4 FeCN6 और हमने ले लिया CuNH3 4SO4, इसमें भी हम वैलेंसी चेक करके ही और स्टेबिलिटी चेक करके ही ये कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ K4 FeCN6 एंड CuNH3 4SO4, इनकी अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं तो ये हो जाती है 2, ठीक है। क्या हो जाती है 2, क्योंकि क्यों 2 हुई है, क्यों 2 हुई है, ये दोनों है तो इनके लिए 2 क्यों हुई है, इसलिए हुई है कि अभी हमने पढ़ा कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम आर आयन डिटरमाइन द प्राइमरी वैलेंसी। इनका जो सेंट्रल मेटल है ना, सेंट्रल मेटल है वही डिटरमाइन करता है इनकी प्राइमरी वैलेंसी को,
जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किसको रेफर करती है, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स एटम्स दैट आर कोऑर्डिनेट टू द सेंटर मेटल एटम। तो अगर मान लो कि इसमें अगर हम इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं तो कितना होता, इसके लिए कितना होता, 6 होता सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होता, 6 होता। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कोऑर्डिनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल को वो कितना कर रहा है, वो 6 कर रहा है। तो ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है। अब देख लेते हैं कि EAN क्या होता है। EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है। बाकी इसका जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसको आज अभी मैं पीडीएफ तो आपको पूरे चैप्टर का दे दूँगी, लेकिन समझा वही पाऊँगी जो स्टार्टिंग का है, और जो जो जिसको समझाना मेरा बहुत ज़रूरी है। जो बिना मेरे समझाए आप उसको शायद कैच नहीं कर पाएंगे, जो स्पेशली उनके लिए जो कोचिंग नहीं करते हैं, जो कभी इस चीज़ को नहीं पढ़े हैं। ठीक है। बाकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, CFT है, फिर लिमिटेशंस हो गए, इसको आप पढ़ चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ चुके हैं। तो इसको आप एक बार देखेंगे, जब नोट्स में देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बच जाएगा इसके बाद हमको समझाने के लिए OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझाने के बाद मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड समझा दूँ। उसके बाद आइसोमरिज्म थोड़ा सा आप लोगों के लिए है, तो मुझे नहीं लगता कि आइसोमरिज्म से क्वेश्चन भी आपका आएगा, क्योंकि ये कायदे से समझाने वाली चीज़ है, इसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता है। तो इसको मैं एग्ज़ाम के बाद आपको अच्छे से समझा दूँगी, क्योंकि इसका आपको समझना ज़रूरी है। तो बस आज जो जितना मैं करूँगी वो वही कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उसके बाद प्रॉपर नोट्स है आपके पास, आप उसको देख लीजिएगा आज। मतलब उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं EAN क्या है। EAN को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिडविक। क्या नाम था, सिडविक। इन्होंने इसको प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि विच इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द मेटल एटम आर आयन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड्स। इन सम केसेस द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स जो EAN होता है coincide with the atomic number of the next inert gas. The following relationship is used to calculate EAN. सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि जो EAN होता है वो इज इक्वल टू होता है किसके, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि लॉस्ट होते हैं, लॉस्ट इन द कंपाउंड फॉर्मेशन, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gained from the donor atom. ये हमारा होता है EAN ऑफ द लिगेंड। ठीक है, ये हमारा होता है
क्या EAN। अब EAN निकाल के देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स का, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये है K4 FeCN6, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा K का ऑक्सीडेशन नंबर, मान लो इसको X मान लिया, ये Fe हो गया, ये 6 हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये हमारा इसको निकल के क्या आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 4 = 2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना निकल के आ गया +2, ठीक है। कितना निकल के आ गया +2। एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, सेंट्रल मेटल जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, Fe का कितना होता है 26 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ लिगेंड से घिरा हुआ, कौन कितना इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल ये है, और इसको कितने लिगेंड से इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 26 माइनस 2 प्लस 6 इंटू 2 = कितना हो जाएगा 36। ये हमारा EN निकल के आ गया। क्यों निकाले थे ना, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, माइनस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लास्ट इन आयन फॉर्मेशन माइनस, तो +2 इसका निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर तो वही होता है, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम द डोनर एटम, प्लस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो डोनर एटम दे रहा है, ठीक है, और इंटू 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इधर फार्मूला में ऊपर हम ये भी चीज़ लिख सकते हैं जो मैं लिखना भूल गई, ये इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा लिखा सकते हैं क्या इंटू 2, ठीक है। इसी तरीके से इसका 36 EN निकल के आ गया। अब हम इसका निकालते हैं CuNH3 4 और ये हमारा निकल गया SO4। यहाँ पे इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितना होगा +2 होगा। कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 29 होता है, कोऑर्डिनेशन कितना है 4 है, 4 और इंटू 2, तो इसको भी निकालेंगे, ऐसे हो जाएगा 29 माइनस 2 प्लस कितना दे रहा है 4 दे रहा है ना, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा हमारा 25। इसी तरीके से EN निकल जाता है। अब हम देख लेते हैं क्या, अब थोड़ा सा हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देख लेते हैं OMC। मोस्टली हमको जहाँ तक लग रहा है ना कि आपको पूछेगा क्या EAN निकालना पूछेगा, आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ पूछेगा कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा तो पूछेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहाँ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ क्या है, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना दे देगा, आपको थियोरेटिकल अगर कुछ पूछना चाहेगा तो आपको EAN क्या होता है उसके बारे में पूछ देगा। फिर आपको हो सकता है अगर मैं करूँ VBT के बारे में पूछ दिया और CFT के बारे में पूछ दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रेफरेंस में। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको भी एलिमेंट लेवल पे कुछ पूछेगा। मुझे अभी ऑर्गेनो OMC पे भी डाउट है कि OMC से भी क्वेश्चन आएंगे, बट मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज दैट कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन मेटल बॉन्ड द गिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि मेटेलिक में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है एक या तो इसमें क्या होता है कम से कम कार्बन मेटल बॉन्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद उससे फिर क्या होगा वो हमारा निकल जाएगा क्या RMgX। ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे कार्बन मेटल बॉन्ड भी आ गया, ठीक है।
इसमें जो R है वो क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक, यही बताएगा। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इंक्लूडेड डाई एथिल जिंक, लेट टेट्रा, ये सब नाम दे रहा है कि अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का हमारा क्या हो जाता है, ZnCC6H6 या H5, ठीक है। H5 किसके साथ आएगा, C2H5, ZnC2H5 का ट्वाइस, ये हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कभी भी आप देखेंगे, मोस्टली अगर आपका देखना चाहेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, तो ये जो हमारा एज ए लिगेंड लगा होता है, जैसे कि Fe के साथ जो बीच में लगा रहेगा ना, जो हमारा सॉरी ये हमारा सेंट्रल मेटल हो गया और ये हमारा लिगेंड हो गया। तो जो लिगेंड होगा उसमें कार्बन हमारा प्रेजेंट रहेगा, उससे हमको पता चल जाता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है वो 3 तरीके का होता है। ये जो होता है हमारा 3 तरीके का होता है। जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स विद द सिग्मा, कॉम्प्लेक्स विद सिग्मा। दूसरा होता है बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पाई, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पाई। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स विथ बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा उसके बाद आइसोमेरिज्म आपका आ जाता है। दैट्स इट।